बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 270 किस्सा सुन चुके हैं और अब 271 किस्से मुलाहिज़ा फरमाएं। मरजाना तहजीब पर जूडो कराटे के ताबड़तोड़ हमले कर रही थी, लेकिन अभी तक तो तहजीब के जिस्म पर एक खराश तक नहीं आई थी। खुद तहजीब ने एक भी वार नहीं किया था। वो मुखालिफ को थका कर मारने वाली पॉलिसी पर अमल पैरा थी। दूसरी तरफ मरजाना पर जुनून तारी था। वो जल्द अज जल्द तहजीब पर कोई कारी वार करने के चक्कर में थी। इस जुनूनी कैफियत में वो ये भी भूल गई थी कि वो खुद हमारी कैद में है। अगर उसने तहजीब को कोई नुकसान पहुंचाया तो खुद भी नहीं बच सकेगी। तहजीब की फुर्ती और बर्क रफ्तारी काबिल तारीफ थी। मरजाना उस पर झपट झपट कर हमले कर रही थी और तहजीब बड़ी कामयाबी से अपना दिफा कर रही थी। फिर तहजीब को मरजाना पर वार करने का मौका मिल गया। मरजाना उछलकर पीछे गिरी थी, मगर फौरन ही न सिर्फ उछलकर दोबारा खड़ी होगी बल्कि उसने तहजीब पर भरपूर जवाबी हमला भी कर दिया। उसने तहजीब को फ्लाइंग किक मारने की कोशिश की थी, मगर तहजीब ने बड़ी फुर्ती से झुकाई दी। मरजाना अपने ही जोर में गोया उड़ती हुई सोफे पर जा गिरी। पहले की तरह इस बार भी उसने उठने की कोशिश की थी, मगर इस बार तहजीब ने उस पर बाजी ले ली और उसके संभलने से कबल ही तहजीब ने उसे दबोच दिया। मरजाना का हाथ उसकी गिरफ्त में था, जिसे तहजीब पूरी कुव्वत से मोड़ रही थी। फिर अचानक तहजीब ने मरजाना की गर्दन पर 2-3 वार किए और मरजाना को बेहोश कर दिया। तुमने देखा? तहजीब बेहोश मरजाना को छोड़कर हटते हुए मुझसे मुखातिब हुई। मुझे हावर्ड के हवाले पर यह किस तरह भड़क उठी थी। हाँ मैंने देखा मगर मैं समझ नहीं सका। अलबत्ता होली बाबड़ जरूर याद आया। समझ में किस तरह आएगा? तहजीब उसीले लहजे में बोली। मेरी वादे हदायत के बावजूद बुढ़ ने तुम्हें बेखबर रखा। मैंने सोचा था कि 24 घंटे से भी कम रह गए हैं। बुढ़ ने इखलाक रखा। तुम खुद ही चीफ को तफसीलात से आगाह कर दोगी। बुढ़ से बाद में जवाब तलबी करती रहना, पहले मुझे तो बता दो कि ये माजरा क्या है और मोशे हावर्ड का जिग्राफिया क्या है और मरजाना का उससे क्या ताल्लुक है। तहजीब ने एक तवील सांस ली। ये ओली हावर्ड का गायबाना पुरस्कार है, तहजीब ने कहना शुरू किया। जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, इसकी मुलाकात कभी ओली हावर्ड से नहीं हुई, लेकिन उससे इसकी अकीदत का ये आलम है कि उसके मरने के बाद इसने अपने नाम के साथ हावर्ड का इजाफा कर लिया। अब उसका पूरा नाम मोशे रैंडल हावर्ड है। ये शख्स CIA का एजेंट भी रह चुका है और ओली हावर्ड की तरह इसे CIA से निकाला नहीं गया, बल्कि इसने खुद ही CIA से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का फैसला इसने ओली हावर्ड की मौत की खबर सुनने के बाद किया। वो गायबाना तौर पर तुम्हारा जानी दुश्मन था, मगर उसने तुम्हारे खिलाफ कभी कोई कदम उठाने की कोशिश नहीं की। वजह यह थी कि तुम्हारे मुकाबले पर ओली हावर्ड मौजूद था, जो रैंडल का आइडियल है। ओली हावर्ड से उसे सिर्फ एक ही इख्तलाफ था और वो ये कि वो तुम्हें बेजा डील दिया करता था। रैंडल अपने दोस्तों से अक्सर इस बात का जिक्र किया करता था। फिर जब उसे ओली हावर्ड के मरने की खबर मिली तो उसने बरमला कहा कि उसकी मौत की जिम्मेदारी अली यार खान पर आयद होती है। तलाबीम में इसराइली एजेंटों को भी तुम पर शुबा था, मगर उस शख्स को शुबा नहीं यकीन था और है। उसने अपने रूहानी उस्ताद ओली हावर्ड की मौत का इंतकाम लेने के लिए सबसे पहले CIA से पीछा छुड़ाया। उसके बाद उसने किसी सियोनी तंजीम में शामिल होकर अपने आप को कमजोर करने की बजाय अपनी एक अलग तंजीम कायम की, जिसका नाम उसने अपनी मर्जी से रखा। उस तंजीम का सदर दफ्तर पेरिस में है, जो बज़ाहिर एक बड़े कारोबारी इदारे का दफ्तर है। अगर ये रैंडल को इस मैदान में कदम रखे ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी तंजीम को तकरीबन पूरी दुनिया में फैला दिया है। उसे अपने हम ख्याल यहूदियों को जमा करने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। दुनिया के जिस मुल्क में यहूदी मौजूद हैं, वहाँ इस तंजीम के मेंबर भी मौजूद हैं, जिसकी एक मिसाल मरजाना है। मरजाना यहूदी है और उसे यहाँ देखकर मुझे हैरत हुई। ये तो रैंडल के साथ CIA में हुआ करती थी। दोनों के ताल्लुकात इस कदर गहरे थे कि इनका आपस में शादी कर लेना यकीनी था। इंतहा ये कि रैंडल के साथ साथ मरजाना ने भी CIA से इस्तीफा दे दिया था। मैं सन्नाटे के आलम में ये सब कुछ सुन रहा था। तहजीब बड़ी धमाका खेज इतला फराम कर रही थी। ये तस्वर बड़ा सिनसनी खेज था कि कोई शख्स मेरी जान लेने के दर पे है और उसी मकसद के लिए उसने पूरी दुनिया में मेरे वास्ते जाल बिछा रखा है। मैं किसी भी वक्त बेखबरी में उस जाल में फंस सकता था। तुमसे इंतकाम लेने के लिए रैंडल तुम्हारी तलाश में निकल खड़ा हुआ। शुरुआत उसने शाम से की थी। वहां से तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल करना उसके लिए कोई मसला नहीं था, लेकिन इन मालूमात से वो कोई बड़ा फायदा हासिल नहीं कर सका।
یہ تو تصدیق ہوگی کہ اولی وارڈ اور اس کے تمام ساتھیوں کی موت کی ذمہ داری تم پر ہے۔ اس نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ تم نے وہاں سے بیروت کا رخ کیا ہے، لیکن اس کے بعد بلیک آؤٹ تھا۔ معلومات اگر حاصل ہو سکتی تھی تو صرف تنظیم آزادی فلسطین سے ہی حاصل ہو سکتی تھی، اور یہ وہ مقام ہے جہاں ہر یہودی کے پر جلنے لگتے ہیں، کیونکہ فدائین سے کسی قسم کی معلومات کا حصول تقریباً ناممکن کام ہے۔ پھر بیروت کے حالات ایسے نہیں تھے کہ رینڈل وہاں سے کچھ معلوم کر پاتا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ تاہم اسے یقین ہو گیا تھا کہ تمہاری تلاش کا کام وہ تنہا نہیں کر سکے گا، اس لیے اس نے ایگلر نامی تنظیم قائم کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ تمہیں منظم طریقے سے تلاش کیا جا سکے۔ تمہیں تو اندازہ ہے کہ یہودی کے لیے اس قسم کی تنظیم قائم کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہودیوں کے پاس دولت کی تو کمی نہیں، اور وہ اپنی تمام تر فطری کنجوسی کے باوجود اس قسم کے کاموں کے لیے دل کھول کر پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ جب رینڈل اپنا منصوبہ لے کر یہودی سرمایہ داروں کے پاس پہنچا تو انہوں نے فوراً اس پروجیکٹ کے لیے اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیے۔ رینڈل نے دنیا کے تمام اہم ممالک میں اپنے ایجنٹ تمہاری تلاش پر مامور کر دیا۔ ان ایجنٹوں کو عموماً کچھ نہیں کرنا پڑا، ان کا کام صرف اتنا ہے کہ جیسے ہی انہیں تمہارے بارے میں کوئی اطلاع ملے وہ فوراً ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دے۔ اتنے سے کام کے عوض انہیں بھاری معاوضے ادا کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ساری معلومات تمہیں کس طرح حاصل ہوئی؟ میں نے مطمئنانہ لہجے میں سوال کیا۔ تہذیب مسکرائی۔ ہم تو خود تمہاری تلاش میں تھے۔ رینڈل کی بنسبتاً ہمیں تمہارے بارے میں آسانی سے معلومات حاصل ہوگی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سبھی جانتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ اسی دوران ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی تم میں دلچسپی لے رہا ہے۔ بس وہیں سے ہم نے اپنی توجہ اس شخص پر مرکوز کر دی، اور پھر اس کے بارے میں بڑی باریک بینی سے تفتیش کی گئی۔ رینڈل پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں تھا، اس لیے ہم نے صرف اسی کی نگرانی پر اکتفا کیا۔ چونکہ تمہاری تلاش کی حد تک ہمارے مقاصد ایک ہی تھے، اس لیے اس پر نظر رکھنا اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا تھا، تاکہ اگر تم پہلے اس کی نظروں میں آ جاؤ تو ہماری نگاہ سے بھی اوجھل نہ رہو۔ پھر یہ ہوا کہ تم اسرائیل کے کانکڑ اغوا کر کے عراق پہنچے۔ یہاں پہنچنے کے بعد تمہاری شخصیت پوری طرح ابھر کر ہمارے سامنے آ گئی۔ میں تو عراقی آرمی انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہا تھا۔ میں نے حیرت سے کہا، پھر یہ راز کس طرح کھلا؟ عدنان عباسی کے ذریعے۔ تہذیب نے ایک طویل سانس لے کر کہا، وہ بدبخت یہودیوں کے لیے بھی کام کر رہا ہے، اسی کے ذریعے رینڈل ہاورڈ کو تمہارے بارے میں معلوم ہوا۔ ہمیں تو بہت بعد میں علم ہوا کہ تم یہاں ہو۔ مجھے حیرت ہے کہ اتنی رازداری برتنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہمیں بھی تمہارے وجود سے بے خبر رکھا گیا۔ تہذیب کا لہجہ شکایتی ہو گیا۔ مجھے تو خیر یہ بھی معلوم نہیں کہ تم نے میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوششیں بھی کی تھی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں نے تنظیم آزادی فلسطین کے لیے بشرط رازداری ہی کام کرنا قبول کیا تھا۔ رازداری کی انتہا کا اندازہ اس بات سے کر لو کہ طیارے کے اغوا میں حصہ لینے والے تمام افراد بھی اس بات سے بے خبر تھے کہ میں بھی اس منصوبے میں شریک ہوں۔ طے یہ ہوا تھا کہ ایک بھی غیر ضروری فرد کو میرے بارے میں نہیں بتایا جائے گا۔ منصوبے میں عملی طور پر حصہ لینے والے بھی پورے منصوبے سے بے خبر تھے۔ اس حد تک رازداری نہ برتی جاتی تو کامیابی کے امکانات بہت کم ہوتے، لیکن مجھے عدنان عباسی پر حیرت ہے۔ اس حد تک رازداری نہ برتی جاتی تو کامیابی کے امکانات بہت کم ہو جاتے، لیکن مجھے عدنان عباسی پر حیرت ہے۔ ایسے بدنیت لوگوں کی کمی نہیں جو حقیر فائدوں کی عوض دشمن کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ تہذیب نے متنفرانہ لہجے میں کہا، یہودیوں کے پاس دو ہتھیار ہیں، پیسہ اور لڑکیاں، اور وہ ان دونوں ہتھیاروں کو مسلمانوں کے خلاف بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ یہی تو افسوسناک بات ہے تہذیب، ہم اس کا تدراک بھی نہیں کر سکتے۔ کاش مسلمان مملکتوں کو ایسی کالی بھیڑوں کے وجود سے پاک کیا جا سکتا۔ لیکن مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ تم عدنان عباسی تک کس طرح جا پہنچے؟ تہذیب نے کہا۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں مسکرا کر بولا، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ یہودیوں کے لیے کام کر رہا ہے۔ میں نے تہذیب کو عدنان سے تصادم کی داستان مختصراً سنا دی۔ عدنان کو تمہاری تصویر رینڈل نے دکھائی ہوگی، تہذیب نے مضطربانہ لہجے میں کہا، ورنہ وہ تمہیں پہچان نہیں سکتا تھا۔ اگر یہ بات تھی تو پھر مرجانہ مجھے کیوں نہیں پہچان سکی؟ میں نے اعتراض کیا۔ لیکن یہ بات تم اتنے یقین سے کس طرح کہہ سکتے ہو کہ مرجانہ تمہیں نہیں پہچان سکی تھی؟ کیونکہ میں نے اس کے تاثرات دیکھے تھے، اس کی آنکھوں میں شناسائی کا کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ان دونوں میں سے کوئی تمہیں پہچانتا ہوگا، اس لیے تم ان کے رد عمل پر اس انداز میں غور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن عدنان عباسی کا رد عمل تو بہت واضح تھا۔ میں نے کہا، مرجانہ اگر مجھے پہچانتی ہوتی تو اس کے چہرے پر کوئی تاثر تو ابھرتا۔ تم یہ مت بھولو کہ مرجانہ ایک منجی ہوئی CIA کی ایجنٹ رہ چکی ہے۔
उसने अपने सासरात छुपा लिए होंगे, जबकि अदनान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बात दिल को लगती है, लेकिन उसका तर्ज अमल आखिर तक ऐसा नहीं था, क्योंकि वो तुमसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, और जो शख्स भी तुमसे इस हद तक वाकिफ होगा वो तुम पर हाथ डालते हुए घबराएगा। मरजाना तो फिर एक औरत है, उसने यही बेहतर समझा होगा कि तुम पर हाथ डालने की बजाय तुम्हारे बारे में रैंडल हावर्ड को इतला दे दे। लेकिन जब अदनान ने उसके सामने ही तुम्हारा नाम भी ले लिया तो उसके पास कोई चाराकार नहीं बचा। मुझे अब भी ये उलझन है कि अगर वो बेरी सूरत अशना थी तो ये बात अदनान अब्बासी के इल्म में क्यों नहीं थी। उन दोनों के दरमियान जिस किस्म के मुकालमे हुए उसे अदाकारी तो करार नहीं दिया जा सकता था। अदनान अब्बासी को मरजाना की असल हकीकत का इल्म नहीं था, तो वो एक बासलाहियत औरत थी जो न सिर्फ उसके गिरोह को कंट्रोल कर रही थी बल्कि उसकी जिस्मानी तलब भी पूरी कर रही थी। उसकी किसी और हैसियत से अदनान बेखबर ही रहा होगा। रैंडल ने उसे हाल ही में अदनान के साथ लगाया था ताकि अगर अदनान उससे कुछ बातें छुपाए भी तो वो मरजाना के जरिए उसके इल्म में आ जाए। ये बात समझ में आती है, मैंने तफहीमी अंदाज में सारी लाया। अब तुम बताओ कि मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए। ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तहजीब ने शोखी से कहा। तुम्हारे सामने आकर तो मैं हमेशा खुद को बेबस महसूस करने लगती हूँ। इस बार मामला मुख्तलिफ है, मैं मुस्कुराया। तुम्हारी मालूमात इतनी ज्यादा हैं कि हर फैसला तुम ही को करना है। मैंने कोई कदम उठाया तो तजब्जब का शिकार रहूंगा। सबसे पहले तो मैं तुम्हें वो अलामत दिखाऊं जिसके जरिए एगलर के मेंबर एक दूसरे को शिनाख्त करते हैं। तहजीब मुझे बेहोश मरजाना के करीब लाई जो अभी तक ड्राइंग रूम में बेहोश पड़ी हुई थी और जिसके दौरान मैं और तहजीब गुफ्तगू कर रहे थे। बूढ़ ने उसके हाथ पैर रस्सियों से जकड़ दिए थे। तहजीब झुककर मरजाना का लिबास टटोलने लगी। उसे देखकर तहजीब ने मुझे गौर से देखा। वो कुछ सोच रही थी। चंद लम्हों बाद वो दोबारा मरजाना पर झुकी। इस बार उसने मरजाना के बालों में लगा हुआ हेयर क्लिप खोलकर निकाल लिया था। वो हेयर क्लिप का उल्ट पुलट कर जायजा लेती रही, फिर उसने क्लिप मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसके हाथ से क्लिप लेकर देखा। हेयर क्लिप के अकब में एक झपटते हुए उकाब की नन्ही सी शबिया खुदी हुई थी। मैंने होंठ भींच लिए। तो ये इनका शिनाख्ती निशान, मैंने कहा। लेकिन ये इसके पास रहने क्यों दिया गया? मैंने कहा था ना कि इनकी कोई भी चीज इनके पास ना रहने दी जाए। इससे अंदाजा कर लो ये लोग आम इस्तेमाल की ऐसी बेदर्र चीजों पर अपनी इलामत कुंदा करते हैं जिस पर किसी की तवज्जो नहीं जा सकती। जाहिर है खातून के हेयर क्लिप से किसी को क्या दिलचस्पी हो सकती है। ये एक ऐसी लाजमी जरूरत की चीज है जो कोई भी जब्त नहीं करेगा। तुमने मरजाना को किस तरह पहचाना था? क्या तुमने इसे पहले भी कहीं देखा था? मैंने इसे मुतअद्दिद बार रैंडल के साथ देखा है। तहजीब ने कहा। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें पहचानने के बाद इसे कोई मौका नहीं मिला, वरना अब तक रैंडल के आदमी यहाँ यलगार कर चुके होते। सुनो तहजीब, मैंने हाथ उठाकर कहा। मुझे नहीं मालूम था कि कोई ऐसा शख्स भी है जो खुद को ओली बावड़ का जानशीन समझता है। अगर मुझे इल्म होता तो मैं उससे दो हाथ तो जरूर करता। यही तो मैं कह रही हूँ, अगर मरजाना की असलियत मालूम होने से कबल उसे जरा सा भी मौका मिल जाता तो तुम खतरे में पड़ जाते। तुम क्या समझती हो? क्या मैं खुद को बोशे रैंडल हावर्ड से पोशीदा रखने की कोशिश करूंगा? मैं तुम्हें जानती हूँ। तहजीब मुज़रिब होगी। तुम एलानिया उसका मुकाबला करने की कोशिश करोगे, मगर मैं तुम्हें इसका मशवरा नहीं दूंगी। क्या तुम मुझे बुज़दिली का दर्द दे रही हो तहजीब? मैं अलल लीलान उसका मुकाबला क्यों ना करूं? मैं तुम्हें बुज़दिली का दर्द नहीं दे सकती, लेकिन ये क्या जरूरी है कि उससे मुकाबला करने से कबल उसे ललकारा भी जाए? फितने का सर कुचल देना चाहिए जिस तरह भी मुमकिन हो। फिर उसमें और मुझ में फर्क ही क्या रह जाएगा? वो भी तो बेखबरी में मुझ पर हमला करना चाह रहा था। ये बताना जरूरी है कि ओली बावड़ रैंडल का आइडियल जरूर था, मगर रैंडल उससे कहीं ज्यादा सफाक और बेरहम है। उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी सर्द मिजाजी है। वो ओली बावड़ की तरह गर्म दिमाग का मालिक नहीं है, और ऐसे आदमी से मुकाबला करना आसान नहीं होता। ये मेरा ईमान है तहजीब कि मेरी कामयाबियां मेरी सलाहियतों की मरहूने मिन्नत नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ ताइदे एज़्ज़ी है जिसके सबब मैं कामयाब हो जाता हूँ। वरना सलाहियतों के मामले में मेरे मुकाबले पर आने वाले अक्सर उरीफ मुझसे बरतर थे। लिहाजा सिर्फ इस वजह से पीछे हट जाना मुझे गवारा नहीं है कि रैंडल हावर्ड एक बासलाहियत और खतरनाक उरीफ है। मुझे मालूम था कि तुम नहीं मानोगे। तहजीब ने बेबसी से कहा। लेकिन क्या अपनी हिफाजत का बंदोबस्त भी नहीं करोगे? उस तरफ से मैं कब गाफिल रहा हूँ? मैंने कहा। उस वक्त भी नहीं रहा जब तुम्हारे चहीते बूढ़ साहब हमाकते फरमा रहे थे। बाज़ औक़ात बूढ़ पागल हो जाता है, मालूम नहीं उसके दिमाग में किस किस्म की खराबी है। लेकिन अली, उसकी ये हमाकत तो बड़ी मुफीद साबित हुई। वो किस तरह? मैंने दिलचस्पी से पूछा। वो चाहता तो इन झंझटों में पड़े बगैर नार्मन शैलोफ को ठिकाने लगा देता। जरा गौर करो, ये कितना बड़ा अलमिया होता कि तुम अपनों के हाथों मारे जाते। हम तुम्हें तलाश करते रह जाते। किसी को कभी ये मालूम ना हो पाता कि अली यार खान का अंजाम क्या हुआ था।
मैंने एक भरपूर कहका लगाया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या बूढ़ से इतनी बड़ी हमाकत की तवक्को की जा सकती है? नहीं। तहजीब ने नफी में सारी लाया। आम हालात में वो एक ज़हीन और मामला फहम आदमी है। उसकी अमूमन कारकर्दगी भी हैरान कुन होती है। मैं समझ नहीं सकी कि उसने तुम्हें गुमनाम फोन कॉलें क्यों की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी छठी इसने उसे तुम्हारे बारे में खबरदार कर दिया हो? मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मुझे मेरे रब की मदद हासिल है। बूढ़ ने गुमनाम फोन कॉलें करके जिस बेहूदगी का मुजाहरा किया वो भी उसकी एक अदना सी मिसाल है। मरजाना के जिस्म में थोड़ी सी हरकत हुई, वो होश में आ रही थी। तहजीब उसकी तरफ मुतवज्जो होगी। चंद लम्हे में उसने आंखें खोल दी। उसने अपने हाथ पैरों को जुम्बश देने की कोशिश की, मगर उसके हाथ पैर तो बंधे हुए थे। मुझे किस जुर्म में कैद किया गया है? मरजाना घुर्राई। मुझे खोल दो वरना मैं तुम लोगों पर केस कर दूंगी। उसकी अकड़ देकर मुझे हंसी आ गई, जबकि तहजीब ने पुरसुकून लहजे में कहा, अब तुम्हारा राज नहीं रहा। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें खोलने के लिए तैयार हूँ, मगर उससे पहले तुम्हारे लिए ये समझ लेना जरूरी है कि यहाँ मौजूद तमाम लोग फलस्तीनी गोरीले हैं। तहजीब की बात सुनकर मरजाना हवास बख्ता तो हुई, मगर अब भी वो हथियार डालने के लिए तैयार नहीं थी। मैं खुद भी अरब हूँ, उसने कहा। फलस्तीनी गोरीलों से मुझे क्या खतरा हो सकता है? हर अरब को फलस्तीनियों से खौफजदा होना चाहिए जो यहूदी मफादात के हामी हैं। तहजीब ने जहरीले लहजे में कहा, तुम तो खैर उनकी एजेंट हो। ये इल्जाम है, तुम मेरी तौहीन कर रही हो। इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले तुम्हें तस्दीक कर लेनी चाहिए थी। मैं तुम पर इत्ते की इज्जत का दावा दायर कर दूंगी। जरूर कर देना, तहजीब ने कहा, लेकिन उसके लिए तुम्हारा अदालत तक पहुंचना जरूरी होगा, और मुझे शुबा है कि अब दुनिया की किसी अदालत तक तुम्हारी रसाई नहीं हो सकेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मरजाना ने खौफजदा लहजे में कहा। क्या तुम लोग मुझे हलाक कर दोगे? मुमकिन है ना भी करें, तहजीब ने बेपरवाही से कहा। उसका इन्हिसार तुम्हारे ताउन पर है। तुम्हारा मौजूदा रवैया ऐसा नहीं जिसकी बुनियाद पर तुम्हें किसी भी किस्म की रियायत दी जा सके। लेकिन तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? फिदाइन की धमकियां क्यों दे रही हो? तुमने मुझे सियोनी एजेंट करार दिया है, क्या मैं इस पर एहतजाज भी ना करूं? रैंडल हावर्ड के हवाले पर तुम क्यों भड़क उठी थी? तहजीब ने तंज किया। और तुमने जो मुझ पर हमला किया था उसका क्या जवाब पेश करोगी? मैं समझी थी कि तुम मोशे रैंडल की साथी हो। मरजाना की इस बेसाख्ता झूठ पर तहजीब हक्का बक्का रह गई। फिर उसके चेहरे पर गुस्से के तासरात नमूदार हुए। तुम्हारे अंदर झूठ बोलने की सलाहियत भी नहीं है। कम अज कम ये तो सोच लिया होता कि अली यार खान के साथ कोई सियोनी एजेंट नहीं हो सकता। तहजीब ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? अली यार खान भी तो आदमी है, किसी वक्त भी धोखा खा सकता है। ये कोई इतनी अनोखी बात तो नहीं है। तहजीब गुस्से में दांत पीसने लगी, जबकि मैं मरजाना के जवाब से महफूज हो रहा था। बकवास मत करो, तहजीब गुस्सीले लहजे में बोली। तुम्हारे खिलाफ यही एक बहुत काफी है कि तुम मोशे हावर्ड से वाकिफ हो। वाकिफ तो तुम भी हो, मरजाना ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। अगर उससे वाकिफ होना जुर्म है तो तुम भी उतनी ही मुजरिम हो जितनी मैं हूँ। जबान तरारियों से काम नहीं चलेगा मरजाना, तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम उसे क्यों और किस तरह जानती हो। अगर ये बात तुमने पहले ही पूछ ली होती तो बात इस कदर ना बढ़ती। मैं तुम्हें पहले ही बता देती कि मरजाना की आवाज भर्रा गई। वो बहुत उम्दा अदाकारी कर रही थी। चंद लम्हे वो यूं खामोश रही जैसे अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने दोबारा सिलसिला कलाम जोड़ा। पिछले साल मैं अदनान के साथ यूरोप के दौरे पर गई थी। तफरीह के साथ साथ अदनान के पेश नज़र अपने कुछ कारोबारी उमूर भी थे जिन्हें वो साथ साथ निपटाता जा रहा था। जब हम पेरिस पहुंचे तो वहाँ के एक होटल में अदनान के एक दोस्त ने हमें उसके बारे में बताया। उस वक्त मोशे रैंडल हावर्ड भी मौजूद था। मुझे उसकी सूरत ही नफरत अंगेज मालूम हुई थी, और ये मालूम होने के बाद कि उसके अज़ाइम कितने मज़मूम है, मेरी नफरत और भी गहरी होगी। मगर जाहिर है मैं कुछ कर नहीं सकती थी। अगर वो इराक में होता तो मैं हरगिज़ उसे ना छोड़ती, लेकिन फ्रांस जैसे मुल्क में उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता था। तुम क्यों अपना वक्त जाया कर रही हो तहजीब? मैंने दखल अंदाजी की। तुम्हें ये बात वैसे ही समझ लेनी चाहिए कि सीधी तरह कुछ नहीं बताएगी। ये बात तो मैं भी जानती हूँ अली। मैं तो ये चेक कर रही थी कि ये किस हद तक झूठ बोल सकती है। जितनी गलत बयानी अब तक ये कर चुकी है उसके बाद इसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। ये सरासर ज्यादती है, मरजाना ने एहतजाजी लहजे में कहा। मैंने तुमसे कोई गलत बयानी नहीं की। तुम जिस तरह चाहो मेरी बातों की तस्दीक कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैंने उसका हेयर क्लिप उसकी आंखों के सामने ले जाकर कहा, इस हेयर क्लिप के बारे में तुम क्या सच बोलना पसंद करोगी? ये तो मैंने बसरा की एक दुकान से खरीदा था, मरजाना ने डूबती हुई आवाज में कहा। इसके बारे में क्या कह सकती हो? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो बजाय खुद एक दास्तान है। CIA के एजेंट की अपनी तंजीम कायम करने की दास्तान।
तुम लोग मुअम्मों में गुफ्तगू कर रहे हो, ये एक आम हेयर क्लिप है। मैं कह रहा हूँ कि इस पर एक दास्तान रकम है। अगर तुमने मेरी बात से इत्तफाक ना किया तो मजबूरन मुझे एक और दास्तान रकम करनी पड़ेगी जो तुम्हारे जिस्म पर रकम होगी, और ये दास्तान रकम करने के लिए किसी कलम की जरूरत नहीं होगी। उसके लिए तो लोहे की गर्म सलाखों और हैंडरों की मदद से रकम की जाएगी। क्या तुम लोग बातें ही करते रहोगे? बूढ़ ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए कहा। खाना खाने का इरादा नहीं है? जरूर खाएंगे बूढ़, मैंने कहा। तुम इसका इंतजाम करो, हम खाने के लिए चलते हैं। बूढ़ ने मरजाना को ड्राइंग रूम से हटवा दिया। मैं और तहजीब खाने के कमरे में पहुंच गए। खाने की मेज पर हमारे सामने बूढ़ के अलावा और कोई नहीं था। अली ने मुझे तुम्हारी हमाकतों के बारे में बताया है। खाने के दौरान तहजीब ने बूढ़ से कहा, तुम्हें गुमनाम फोन काले करने की क्या जरूरत थी? इन्हीं हमाकतों के लिए मैंने तुम्हें इंचार्ज बनाया था। बूढ़ बुरी तरह झीम गया। मैं खुद इस बात पर गौर करता रहा हूँ मैडम, समझ में नहीं आता कि मैंने वो हरकत क्यों की थी। हालांकि तुमने दलीलें देकर मुझे कायल करने की कोशिश की थी कि जो कुछ तुमने किया वही दुरुस्त था। मैंने उसकी बात काट कर कहा, अकलमंद और बेवकूफ में यही तो फर्क होता है चीफ। बूढ़ ने मुहक्किकाना अंदाज में कहा। अकलमंद अपनी हमाकत को दलीलों से छुपाने की कोशिश करता है और बेवकूफ ये नहीं कर सकता। गोया तुम अपनी हमाकत का बरमला एतराफ कर रहे हो। मैंने कहा, जब अपने से ज्यादा अकलमंद लोगों से वास्ता पड़ जाए तो यही करना पड़ता है। लेकिन मैंने इस पर बहुत गौर किया है चीफ। तुम्हें मजीद इसके सिवा कुछ समझ में नहीं आता कि अभी तुम्हें मजीद जिंदा रहना था चीफ, वरना मुझसे ये हमाकत ना होती। जो होना था वो तो हो गया। तहजीब ने कहा, अब आइंदा कदम पर गौर करो। मेरी राय में हमें ये जगह फौरन छोड़ देनी चाहिए। क्यों? बूढ़ ने हैरत से कहा, यहाँ क्या परेशानी है? मुफ्त की जगह मयसर आ गई है, हम क्यों इसे छोड़कर कुफराने नेमत के मुर्तकिब हों? लेकिन इस किस्म के खाली मकानात में रहना ठीक नहीं है। मकीन किसी वक्त भी लौट कर आ सकते हैं। बेहतर यही है कि हम किसी होटल में मुंतकिल हो जाएं। कम अज कम आज तो ये मुमकिन नहीं होगा, मैंने कहा, इसलिए कि अदनान अब्बासी हमारी कैद में है और उसके बारे में अभी कोई फैसला करना है। फैसला क्या करना है चीफ? बूढ़ बोला, एक गोली में काम तमाम हो जाएगा। ये इतना आसान नहीं है बूढ़, उसकी गर्दन पर सोनिया का खून है जो मैं किसी सूरत भी माफ नहीं कर सकता। मैंने जहरीले लहजे में कहा। तुम दुरुस्त कह रहे हो अली, तहजीब बोली। वो सख्त सजा का मुस्तहिक है, लेकिन उसे सजा देने के लिए कोई और तरीका भी तो इख्तियार किया जा सकता है। तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ, मैं फिलहाल यहीं रहूंगा, मैंने कतियत से कहा। मेरा ये मतलब नहीं था, तहजीब ने आहिस्ता से कहा। मैंने तुम्हें एक तजवीज़ पेश की थी। मैंने तुम्हारी तजवीज़ से इख्तलाफ तो नहीं किया, बल्कि मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि अली ग्रुप के बकिया अरकान को वापस भेज दो। ठीक है, अब उनकी यहाँ मौजूदगी की जरूरत भी नहीं। तहजीब ने बूढ़ की तरफ देखा। मैं इन सब की वापसी का इंतजाम किए देता हूँ, बूढ़ ने जल्दी से कहा, मगर ख्याल रहे कि बूढ़ वापस नहीं जाएगा। तुम्हारा शुमार अली ग्रुप के अरकान में होता ही कब है? तहजीब ने हंस कर कहा, तुम तो अली ग्रुप के बानियों में हो। खाने के बाद बूढ़ तो अली ग्रुप के अरकान की रवानगी के इंतजामात करने निकल गया और मैं तहजीब के साथ ख्वाबगाह में चला आया। मुझे तो सब कुछ ख्वाब सा मालूम हो रहा है अली। लगता है किसी भी लम्हे आंख खुलेगी और सपना बिखर कर रह जाएगा। ना आंख खुलेगी और ना सपना बिखरेगा, मैंने कहा। हमें तो मिलकर हकायक का सामना करना है। अदनान अब्बासी, मरजाना, रैंडल हावर्ड जैसे हकायक का सामना। तुमने अदनान अब्बासी को अपाज कर देने का फैसला किया है? तहजीब ने पूछा। हाँ, इससे कम उसे कोई सजा देना ना इंसाफी होगी और मैं उसके साथ ना इंसाफी नहीं करना चाहता। ठीक है, वो इसी का मुस्तहिक भी है, लेकिन मरजाना के बारे में तुमने क्या सोचा है? मरजाना को मैं इराक से सही सालम हालत में निकाल कर ले जाना चाहता हूँ। ओह, तहजीब मुझे गौर से देखने लगी। क्या मैं उसकी वजह पूछ सकती हूँ? तुम जानती हो कि अमूमन मैं ऐसी बातों की वजाहत नहीं करता, लेकिन चूंकि इस पूरे मामले का क्रेडिट तुम्हारे नाम है, इसलिए बता रहा हूँ कि हम यहाँ से फ्रांस जाएंगे। इसकी तो खैर तुमसे मुझे तवक्को है कि तुम रैंडल हावर्ड से जरूर उलझोगे, लेकिन मरजाना की इसमें क्या रूल होगा? बेहतरीन रूल होगा। मैं रैंडल की खिदमत में एक तोहफा पेश करना चाहता हूँ और वो मरजाना की लाश का तोहफा होगा। तुम्हें रोकने की कोशिश करना वक्त जाया करने के मुतरादिफ होगा, लेकिन क्या रैंडल को चैलेंज करने से बेहतर कोई सूरत और नहीं? मैं तो इसी को बेहतर समझता हूँ। अगर तुम इससे बेहतर कोई तदबीर पेश कर सको तो मैं उसे कबूल कर लूंगा। मरजाना को यहाँ से लेकर निकलने में हमें ख्वा मुखा खतरात से खेलना पड़ेगा, तहजीब ने कहा। और फिर क्या जरूरी है कि इसे फ्रांस ही ले जाया जाए? इसे यहाँ से लेकर नहीं जाएंगे तो इसकी लाश का तोहफा रैंडल हावर्ड को किस तरह पेश करेंगे? अगर तुम पसंद करो तो ऐसा बंदोबस्त भी हो सकता है कि रैंडल खुद इराक आ जाए। इस तरह हम बहुत से खतरात से बच जाएंगे। नहीं, मैंने सर को नफी में जुम्बश दी। उसे ये मालूम हो चुका है कि मैं जिंदा हूँ। अदनान अब्बासी की मेहरबानी से ये बात भी उसके इल्म है कि मैं नॉर्मन शैलूफ के मेकअप में इसराइल जा रहा था। फिर उसे मालूम हुआ होगा कि आर्थर और टारमंडू मारे गए और नॉर्मन शैलूफ बच निकला। अब सवाल ये पैदा होता है कि नॉर्मन शैलूफ
یا علی یار خان کہاں گیا ہے؟ میں نے تہذیب کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اصولی طور پر تو علی کو کرنل نعمان سے رابطہ قائم کرنا چاہیے تھا، تہذیب نے کہا۔ بالکل ٹھیک، میں نے تعریفی انداز میں کہا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس پر تم روشنی ڈال سکتی ہو؟ تہذیب چلنے میں ذہن پر زور دیتی رہی، پھر مایوسی سر کو منفی میں جنبش دی۔ نہیں، اس کا اندازہ لگانا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تم نے تہذیب مالکم ایکس کی حیثیت سے سوچا ہے، اس لیے تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اگر تم نے رینڈل ہاورڈ کے نقطۂ نگاہ سے سوچا ہوتا تو سب کچھ تمہاری سمجھ میں آ جاتا۔ دراصل رینڈل کو معلوم ہے کہ نارمن شلوف کے میک اپ میں تھا، پھر آرتھر کے گھر پر حملہ ہوا جس میں میرے علاوہ سب مارے گئے۔ حملہ آور کون تھے؟ میرے ساتھی۔ اوہ، میں سمجھ گئی۔ تہذیب اچھل پڑی۔ اس نے یہی سمجھا ہوگا کہ جو کچھ ہوا وہ ہماری ملی بھگت کا نتیجہ تھا، اس کے علاوہ اور کوئی نتیجہ بھی تو نہیں نکلتا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو منطقی اعتبار سے مجھے کرنل نعمان سے لامحلہ رابطہ قائم کرنا چاہیے تھا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو علی۔ تہذیب نے مجھے غور سے دیکھا، لیکن تمہاری گفتگو نے مجھے الجھن میں مبتلا کر دیا ہے۔ آخر تم نے کرنل نعمان سے رابطہ قائم کیوں نہیں کیا؟ کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ میرا خیال ہے میں زیادہ عرصہ کسی کا پابند نہیں رہ سکتا۔ میرا کام کرنے کا ایک الگ انداز ہے جس سے دوسروں کا متفق ہونا آسان نہیں ہے، لہذا میں نے بہتر یہی سمجھا کہ اس سے رابطہ قائم نہ کروں۔ خیر، یہ تو ایک الگ معاملہ ہے۔ بات ہو رہی تھی رینڈل کی۔ اس نے تل ابیب میں میرے استقبال کے لیے انتظامات کر لیے ہوں گے، لیکن وہ پروگرام سارا درم برم ہوگا۔ اب رینڈل یہی سمجھ رہا ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ مل کر کام کر رہا ہوں۔ یہ حقیقت بھی ہے، مگر یہ حقیقت محض اتفاقاً حقیقت ہوئی ہے، ورنہ حالات بہت مختلف بھی ہو سکتے تھے۔ اس حد تک تو رینڈل کا اندازہ درست ثابت ہوتا ہے، لیکن اس سے آگے وہ مکمل طور پر تاریکی میں ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ میرا آئندہ قدم کیا ہوگا۔ وہ اس بات سے بھی بے خبر ہے کہ میں اس کے وجود اور اس کے عزائم سے واقف ہوں، لہذا ایسے میں جب اسے اچانک اپنی ایک ایجنٹ کی لاش تحفے میں ملے گی تو وہ بکھلا جائے گا۔ اسے اپنی حیثیت کا بھی اندازہ ہوگا اور وہ زیادہ بہتر انداز میں میرا مقابلہ کرے گا۔ محض اتنی سی بات کے لیے تم اتنے جھمیلوں میں پڑ رہے ہو؟ تہذیب نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں مسکرایا۔ بات اتنی سی نہیں ہے تہذیب، میں نے کہا۔ رینڈل ہاورڈ کو خاموشی سے بھی ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رینڈل ہاورڈ کی پشت پر دنیا کے بہت سے یہودی ہوں گے۔ اگر میں نے اسے مار دیا تو وہ اس کی موت کو زیادہ عرصہ یاد نہیں رکھیں گے، لیکن اگر میں نے کوئی ذکر پہنچائی تو اس کی شکست سے یہودیوں کو اپنی بے وقتی کا احساس ہوگا۔ انہوں نے میرے مقابلے میں رینڈل ہاورڈ کو اپنی امیدوں کا مرکز بنا رکھا ہے۔ میں اسے جتنی زیادہ بے بسی میں مبتلا کروں گا یہودیوں کو اتنی ہی زیادہ اذیت ہوگی۔ اور میرا مشن ہے کیا؟ تہذیب نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ میں تمہارا مقصد سمجھ رہی ہوں، اس نے کہا، بس مجھے اس میں ایک تردد ہے کہ مرجانہ کو یہاں سے نکال لے جانا آسان نہیں ہوگا۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، میں نے کہا۔ تم اس مسئلے کے بارے میں سوچ تو نہیں رہی؟ ہم عدنان کو زندہ چھوڑ جائیں گے، کیا وہ ہم سے پہلے ہی ہمارے بارے میں رینڈل کو خبر نہیں دے گا؟ تہذیب بے بسی سے ہنسی۔ ہاں، یہ مسئلہ ہے، اور چونکہ تمہارے ذہن میں موجود ہے اس لیے میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ تم نے اس کا حل بھی کوئی سوچ رکھا ہوگا۔ تمہارا اندازہ درست ہے۔ برجانہ کو تو ہم یہاں سے بغرض علاج پیرس لے جائیں گے۔ ڈاکٹری سرٹیفکیٹ حاصل کرنا مشکل نہیں ہوگا، اور ایسے انجیکشنوں کی کمی نہیں جن کے ذریعے عارضی طور پر دماغ معاف کر دیا جائے۔ پہلے دونوں برجانہ کو لے کر یہاں سے نکل جائیں گے اور عدنان کو بوڑھ کی تحویل میں یہاں چھوڑ جائیں گے۔ ہم اپنا کام تیزی سے تکمیل کو پہنچائیں گے اور پھر بوڑھ کو سگنل دیں گے۔ ہمارا اشارہ ملنے پر وہ عدنان کو رہا کر کے خود بھی ہم سے آ ملے گا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تمہارے ذہن میں اس مسئلے کا کوئی حل ضرور ہوگا، تہذیب نے ہنس کر کہا۔ اب یہ بتاؤ کہ اسے کب سے شروع کرو گے؟ کھیل کی ابتدا تو ہو چکی ہے تہذیب۔ بوڑھ کے واپس آنے ہی سے ہم اسے مرجانہ کے لیے ڈاکٹری سرٹیفکیٹ حاصل کرنے پر مامور کر دیں گے۔ کل صبح ہم عدنان عباسی سے 10 لاکھ دینار کا چیک حاصل کر کے اسے کیش کرانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد پہلی فرصت میں عراق سے نکل جائیں گے۔ 10 لاکھ دینار کا چیک؟ تہذیب نے حیران ہو کر کہا، کیا اتنی بڑی رقم کا چیک کیش ہو جائے گا؟ کیش کیوں نہیں ہوگا؟ اگر نہ ہوا تو عدنان عباسی زندہ نہیں رہے گا، اور یہ بات وہ خود اچھی طرح سمجھتا تھا۔ تہذیب نے کہا، ٹھیک ہے علی، یہ تمہارے معاملات ہیں، جیسے مناسب سمجھو کرو، لیکن تمہیں اپنی مصروفیات میں سے تھوڑا بہت وقت دوسروں کے لیے بھی نکالنا چاہیے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کہیں تمہارا اشارہ کیتھی براؤن اور جنرل ٹیرس کی طرف تو نہیں ہے؟ ہاں، میرا اشارہ انہی کی طرف تھا۔ تمہیں بوڑھ نے نہیں بتایا کہ وہ دونوں تمہیں کتنا یاد کرتے ہیں؟ بوڑھ نے نہ بتایا ہوتا تب بھی مجھے اندازہ ہے تہذیب، میں جانتا ہوں کہ وہ دونوں مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی تمہارے علم میں ضرور ہوگی کہ جنرل ٹیرس نے گوٹے علم میں انتخابات کرا دیے ہیں، اور اب وہ وہاں کا منتخب صدر ہے۔ میں نے اخبارات میں پڑھا تھا اور مجھے اس پر بے حد خوشی بھی ہوئی تھی۔ جمہوریت بہرحال اچھی چیز ہے۔
मैं और तहजीब बहुत देर तक गुजरे दिनों की बातें करते रहे। फिर बुड आ गया। उसने इतला दी कि अली ग्रुप के अरकान फौरी तौर पर रवाना हो रहे हैं। उन सब की सीटें अगले रोज के जहाज से गोटे हिल के लिए बुक करा दी गई हैं और फ्लाइट जाहिर है बगदाद से रवाना होनी थी। बसरा ये रिपोर्ट तो इन दिनों जंग की वजह से बंद था। अली ग्रुप के अरकान के पास चूंकि बराए नाम सामान था, लिहाजा वो फौरी तौर पर रवाना हो गए। उन्हें रुखसत करने के बाद मैं तहजीब और बूढ़ के साथ ड्राइंग रूम में आ गया। मैंने फैसला किया है कि मरजाना को ज़हनी मरीज की हैसियत से बगैर इलाज फ्रांस ले जाऊं। तहजीब मेरे साथ जाएगी और तुम मदनान अब्बासी के साथ यहीं रुकोगे। क्या ख्याल है? तुम्हारे मुकाबले में बूढ़ का क्या ख्याल होगा? बूढ़ को तो ये बताओ कि उसे करना क्या है। एक अदद डॉक्टरी सर्टिफिकेट का बंदोबस्त करो जिसमें मरजाना को इलाज के लिए बैरून मुल्क ले जाने की सिफारिश की गई हो। इसके अलावा मेरे और मरजाना के लिए दीगर जरूरी कागजात का बंदोबस्त करो। तहजीब के पास तो खैर पासपोर्ट मौजूद है, सिर्फ वीजे का मसला होगा। मेरे पासपोर्ट पर फ्रांस का वीजा मौजूद है। तहजीब ने कहा, तुम बस अपनी और मरजाना की फिक्र करो। पासपोर्ट तो मरजाना का भी होगा, बूढ़ बोला। बेहतर यही होगा कि उसका असल पासपोर्ट इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टरी सर्टिफिकेट हासिल करना कोई मसला नहीं है और तुम्हारे लिए कागजात तैयार कराने में भी ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेंगे। मैं बहुत मामूली से मेकअप में यहाँ से जाऊंगा। मेकअप बस इस कदर होगा कि कोई पहली नजर में मुझे पहचान ना ले। तुम ऐसा करो कि मुझे मेकअप का सामान दो, ये काम मैं अभी कर लेना चाहता हूँ। बूढ़ ने मुझे मेकअप का सामान ला कर दिया और मैंने महज चंद मिनट में मेकअप कर लिया। ये मेकअप हल्की सी मूंछों और फ्रेंच कट दाढ़ी पर मुश्तमिल था। उससे बस इतना हो गया कि सरसरी नजरों से देखने पर मुझे कोई बहसीयत अली यार खान शनाख्त नहीं कर सकता था। मेकअप करने के बाद मैंने एक नज़दीकी फोटो स्टूडियो से अर्जेंट तस्वीरें खिंचवाई और जब स्टूडियो से वापस लौटा तो तस्वीरें मेरे पास थीं। मैंने तस्वीरें बूढ़ के हवाले की और मरजाना को तलब किया। बूढ़ मरजाना को लेकर आया तो उसके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे, पैर अलबत्ता बूढ़ ने खोल दिए थे। मरजाना का चेहरा अगरचे उतरा हुआ था मगर उसके तेवर अब भी खराब थे। तुम लोग मेरे साथ जो सलूक कर रहे हो उसका खुमियाजा तुम्हें जरूर भुगतना पड़ेगा, उसने ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही बिफरे हुए अंदाज में कहा। इसके हाथ भी खोल दो बूढ़, मैंने मरजाना की बात नजरअंदाज करते हुए कहा और बूढ़ ने उसके हाथों की बंदिशें भी खोल दी। मैंने मरजाना को बैठने का इशारा किया और वो मुझे घूरती हुई एक सोफे पर टिक गई।